हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए या इलेक्ट्रीशियन के लिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक प्रोफेशनल जो इंजीनियर होता है, कौन सा इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर, और वो भी इलेक्ट्रिकल, उसको कैसे वर्क करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। इस वीडियो में मज़ा आएगा, लास्ट तक बने रहें। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसको सबसे पहले क्या क्या उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नंबर 1 पे उसका आता है सेफ्टी। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए। किसी भी इंटरव्यू में या पूरी लाइफ में आप अगर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या होना चाहते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, ये आप नोट करते रहिए जो जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ठीक है, ये नोट करते रहिए, फिर मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक पे बात करूँगा इसमें। चलिए, नंबर 2 टेक्निकल एक्सपर्टाइज, हिंदी में भी बता देता हूँ, तकनीकी विशेषता, विशेषज्ञता। नंबर 3 पे आता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। नंबर 4 पे आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नंबर 5 पे आता है सॉफ्ट स्किल। ठीक है। नंबर 6 पे आता है आपका एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है। तो इस 6 टॉपिक्स पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे सेफ्टी पे देखिए, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि वो सेफ्टी का ध्यान रखे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन ऐसी है या ये फील्ड ऐसी है, इसमें अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर आप इस फील्ड में वर्क नहीं कर सकते। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहती है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो चलिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में क्या है, वन बाय वन टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट आप लोग सुने होंगे या किसी से जाने होंगे या इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो इसमें भी वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग इसमें जानेंगे। नंबर 1 पे सेफ्टी है। नंबर 1 क्या आएगा, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट हो गया। नंबर 2 हो गया लोटो। नंबर 3 हो गया इलेक्ट्रिकल कोड्स। नंबर 4 हो गया IE रूल्स। नंबर 5 है रिस्क असेसमेंट। तो सेफ्टी फर्स्ट में क्या करना है आपको
कि साइट पे जब भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेफ्टी का या ध्यान में रखना है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमेशा पीपीई किट्स पहने रहें, ठीक है, इंसुलेटिंग ग्लव्स रहे आपके पास, और सेफ्टी शूज़ और हेलमेट रहे। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं लोटो। लोटो क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है लॉक आउट टैग आउट। किसी भी मशीन पे आप वर्क करने जा रहे हैं, जैसे ये हमारी मशीन है और इसका पावर सप्लाई जहाँ से भी आ रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से, सबसे पहले आप वहाँ पे लॉक करोगे। देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका। लॉक किए, लॉक आउट किए और टैग आउट किए। टैग आउट का मतलब आपने उसको लॉक कर दिया ब्रेकर को और उसके बाद वहाँ पे टैग लगा दिया, जिसने भी उसको लॉक किया है उसका नंबर रहेगा और उस पर्सन का नेम रहेगा, और वो लॉक की चाबी उसी पर्सन के पास रहेगी जो भी वहाँ पे वर्क करने जा रहा है। चलिए लोटो समझ गए। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल कोड्स। काम करते समय नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड रहते हैं, जैसे NEC, ठीक है। इंटरनेशनल मानक जैसे IEC, IEEE के नियमों के अनुसार ही डिज़ाइनिंग और वायरिंग करें। जैसे कि रूल्स क्या हैं, जैसे कोई भी आपकी मशीन है उसमें कितने की केबल लगी है, एज़ पर एम्पियर रेटेड वो केबल लगी है या नहीं लगी है, जितने ब्रेकर्स हैं वो ब्रेकर्स उस कैपेसिटी के हिसाब से लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं IE रूल। दोस्तों काम करते समय IE रूल क्या है, इंडिया के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के मानकों के अनुसार पूरी नॉलेज रखें आप, उसके बाद उसका पालन करें। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, सेफ्टी, PPEs, लोटो, इलेक्ट्रिकल कोड्स, ठीक है, एंड IE रूल्स, इंडियन रूल्स, ठीक है। तीसरा है पांचवा है रिस्क असेसमेंट्स। तो रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, किसी भी बड़े या ख़तरनाक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उससे होने वाले खतरों को पहचान करना और बैकअप तैयार रखना। जैसे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, जैसे किसी भी पैनल पे काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे फायर ना हो पाए इसके लिए आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहना चाहिए। वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स ऑलरेडी आपके पास हैं ही, जिसके कि आपको ये अंदाज़ा लगा लेना है कि मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो क्या क्या हैपनिंग्स हो सकती है यहाँ पे, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट भी ध्यान में रखना है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए सेफ्टी से रिलेटेड। अब हम लोग दूसरा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये सेफ्टी हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट्स हमारा आता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तकनीकी विशेषता। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आना चाहिए पढ़ना, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 2 सॉफ्टवेयर की स्किल होनी चाहिए आपके पास, जो भी सॉफ्टवेयर्स जैसे PLC की प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जैसे VFD है, VFD का आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े, मैं इस चैनल पे हर एक वीडियो डालता हूँ, जैसे PLCs, ड्राइव्स और ऑटोमेशन के कुछ सर्किट्स। तो देखिए सॉफ्टवेयर का ज्ञान आपको होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है केबल एंड ब्रेकर्स। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कितने की केबल हमें लगानी है, या हमारी मशीन के हिसाब से, मशीन की जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ब्रेकर कितने का लगाना है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 अर्थिंग। अर्थिंग आपको चेक करना आना चाहिए। अब दोस्तों अर्थिंग कैसे चेक करते हैं, जैसे कि न्यूट्रल, जैसे किसी भी मशीन पे आपको अर्थिंग चेक करने का एक थंब रूल मैं बता देता हूँ कि न्यूट्रल टू अर्थ AC वोल्टेज चेक करते हैं। न्यूट्रल टू अर्थ AC वोल्टेज
अप टू बेलो 1 वोल्ट होना चाहिए, यानी 1 वोल्ट से अगर कम है आपकी अर्थिंग वोल्टेज न्यूट्रल टू अर्थ, तो आपकी अर्थिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स आता है हमारा, वो पॉइंट्स आता है रूट कॉज एनालिसिस, RCA। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब क्या है, किसी भी मशीन पे अगर सपोज़ करिए एक मशीन है आपकी, वहाँ पे एक मोटर बर्न हो गई, अगर मोटर बर्न हो गई है तो वो क्यों हुई है और आगे से नहीं होगी, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट कॉज मतलब अगर ये सपोज़ करिए कि मोटर बर्न हुई, पहले आप चेक करेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या फ़ॉल्ट मिला आपको। सपोज़ करिए आपको फ़ॉल्ट मिला कि केबल बर्न हो गई थी। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, केबल बर्न। तो केबल बर्न क्यों हुई, सही रेटेड की लगी थी मोटर के हिसाब से, वो केबल की रेटिंग थी कि नहीं थी। उसके बाद अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट आपको मिलता है कि इसमें फेज़ मिसिंग हो गया, 1 फेज़ मिसिंग हो गया, तो 1 फेज़ उसके आप जड़ तक जाएंगे कि 1 फेज़ मिस क्यों हुआ। ठीक है, और उस फेज़ मिसिंग का आपने फेज़ प्रिवेंटर लगाया था नहीं लगाया था। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे किस वजह से ये फेज़ मिसिंग हुआ, उस रूट तक जाना है आपको, उसके बाद इसको क्लोज़ करना है। चलिए, दूसरा आपका हो गया। तीसरा हम लोग बात किए थे, अगर आपने नोट किया होगा तो, तीसरा हम लोगों ने बात किया था इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ठीक है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस में क्या आता है, कैसे हम करते हैं किसी भी इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। जैसे कि आप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो आप इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है, ये 3 नंबर है, सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नंबर 2 प्रिडिक्टिव। नंबर 3 टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन। नंबर 5 टूल्स कैलिब्रेशन। ठीक है, टूल्स कैलिब्रेशन। तो वो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि किसी भी मशीन का ब्रेकडाउन आने से पहले, यानी मशीन ऑटोमेटिक अपने आप बंद होने से पहले ही आपको प्लानिंग करनी है कि इस मशीन पे हमें मेंटेनेंस करना है, और जब भी आपकी मशीन फ्री होती है या एक शेड्यूल बनाए। दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आप पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि हर एक मशीन की प्लानिंग इतने दिन बाद है और इस डेट को है, तो उस डेट को आपको उस मशीन को लेना है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। प्रिवेंटिव का मतलब पहले ही आपने प्लानिंग किया हुआ है, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या रहता है, जैसे कोई भी मशीन है वो रनिंग में है तो उसको प्रिडिक्ट करना है। जैसे प्रिडिक्ट का मतलब, प्रिडिक्टिव मतलब पहले ही आपको जांच करनी है। जैसे उस मशीन पे आपको फिज़िकली चेक करना है कि इस मशीन पे क्या प्रॉब्लम है। जैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में एबनॉर्मल साउंड हुआ, ठीक है, एबनॉर्मल साउंड हुआ, या आपका जो एलटी पैनल है उसमें केबल हीटिंग्स हो रही है, तो उसको प्रिडिक्टिव बोलते हैं। यानी केबल हीट हो गई है, अब ये हीट होने के बाद जलने वाली है, उससे पहले ही आपको उस मशीन को ले लेना है, जिससे कि आपकी मशीन ब्रेकडाउन्स में ना जाए। चलिए, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव हो गया। उसके बाद आ गया इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन, सॉरी ये वाला छूट गया, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। किसी भी नए उपकरण को चालू करने से पहले उसकी पूरी तरह टेस्टिंग करें। जैसे मेगर से टेस्ट करें, रिले चेक करें, विदाउट लोड उसको स्टार्ट करके देखें। ठीक है, उसके बाद उसको 1 बाय 1 टेस्ट करके ही उसको चालू करना है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन। जैसे कि पीएलसी है, स्काडा है, वीएफडी है, जिससे ऑटोमेशन सिस्टम की बेसिक वर्किंग और उनकी ट्रबल शूटिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है,
ये सब पॉइंटों में वीडियो बना सकता हूँ। आप एक पॉइंट का कमेंट में डाल दीजिए कि इस पॉइंट पे मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं उस वीडियो पे बनाऊँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। लास्ट में क्या आता है, टूल कैलिब्रेशंस। टूल कैलिब्रेशन जैसे आपका जो मल्टीमीटर है, क्लैम्प मीटर है, उसका कैलिब्रेशन, जैसे कि उससे आप लोड चेक कर रहे हैं सीटी में, जैसे क्लैम्प मीटर में सीटी लगी रहती है, यहाँ पे ये सीटी रहती है, तो इस ये जैसे ये वायर जा रहा है तो इसमें आप चेक करते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। दोस्तों वो एम्पियर कैसे पता लगेगा कि आपको अगर 5 एम्पियर शो कर रहा है तो एक्चुअल में वो 5 एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके लिए आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी आपके इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स लगे हैं जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर, एनर्जी मीटर्स, ये सब कैलिब्रेटेड होने चाहिए, तभी आप सही से वर्क कर पाएंगे। नंबर 4 दोस्तों, 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट और साइट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट एंड साइट मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले क्या क्या आपको करना है वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, जैसे कंपनी ने आपको टारगेट दे दिया कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आता है कॉस्ट एस्टिमेशन। यानी किसी भी प्रोजेक्ट को करने वाले हैं तो सबसे पहले उस कॉस्ट का अनुमान लगाना है आपको। जैसे कि कोई भी आप एक पैनल इंस्टॉल करने वाले हैं तो पहले उस पैनल का कॉस्ट आप समझेंगे, कि उसके बारे में पता करेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, जिससे कि आप मैनेजमेंट से बोल सको कि हमारी कॉस्ट इतनी आ सकती है, जिससे कि आपको बाद में मैनेजमेंट क्वेश्चन ना कर सके कि भाई हमने आपको इतना काम दिया था, ये काम करने के लिए बोला था, आपने ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगा दी। तो सबसे पहले कॉस्ट का एस्टिमेशन आप बता देंगे कि जैसे किसी पैनल को लगाने के लिए मुझे सपोज़ करिए 1 लाख चाहिए। ठीक है, तो आप अगर पहले बता देते हैं तो 1 लाख के अलग अलग बगल लगेगा तो आपको मैनेजमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता। नहीं तो आप डायरेक्ट गए लगाने लगे, उसके बाद मैनेजमेंट के दिमाग में था कि ये तो 1 लाख में हो जाएगा, लेकिन आप उसमें 5 लाख लगा दिए, तो मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने भाई इतना कॉस्ट क्यों लगा दिया। ठीक है, दूसरा नंबर है वेंडर मैनेजमेंट। जो वेंडर है, कंपनियों से इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते समय या वेंडर चुनें और उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कोई समझौता ना करें। जैसे कि वेंडर जो कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये लगाना है, तो आप उसकी क्वालिटी में कटिंग्स ना करें, जिससे कि फ्यूचर में उस पर अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आपके ऊपर ब्लेमिंग आ सकती है। कि वेंडर से जब पूछा जाएगा, किसी मशीन में प्रॉब्लम आएगी तो वेंडर से जब पूछा जाएगा तो वेंडर यही कहेगा कि आपके मैनेजमेंट ने या इंजीनियर्स ने हमसे ये मांगा था, हम उसको ये प्रेफर कर रहे थे लेकिन उसने मना किया था, तो आपके ऊपर वो बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम, प्रोजेक्ट के हर हिस्से के लिए एक डेडलाइन तय करें और काम को समय पर पूरा करें। जैसे कि किसी कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आपके हिसाब से 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंपनी से 30 दिन मांग सकते हैं कि मुझे 1 मंथ चाहिए, जिससे कि सेम टू सेम वही कॉस्ट वाली बात आ गई, जिससे कि कंपनी आपको ऊपर क्वेश्चन ना कर सके कि आपने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, जबकि आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे इतना टाइम चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। नंबर 4 क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या आता है, साइट पर हो रहे काम की क्वालिटी लगातार चेक करें। ठीक है, और लूज कनेक्शन और ख़राब वायरिंग को तुरंत ठीक करें, खुद वेरीफाई करें। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट में आता है हर मेंटेनेंस का टेस्ट रिपोर्ट बनाएं। ड्राइंग में किए गए बदलाव को डेली लॉगबुक का पूरा रिकॉर्ड हमेशा लिखित या डिजिटल रूप में संभाल कर रखें। जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उसको नोट डाउन करके रखें, ताकि कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो उसका आप ईज़िली एक्सप्लेन कर सकें उसको। ठीक है, उसके बाद हमने 5वां डिस्कस किया था, 5वां पॉइंट सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवहारिक और प्रोफेशनल स्किल्स।
ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? नंबर 1, क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। अपनी टीम या क्लाइंट्स और सीनियर अधिकारी के साथ साफ साफ और सीधे शब्दों में बात करें ताकि काम में कोई गलत फहमी ना हो। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन रहता है तो बाद में कोई डाउट्स नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा नंबर, टीम लीडरशिप। अपनी टीम का पूरा सपोर्ट करें। ठीक है, और उसका लीडरशिप लें, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको सपोर्ट करें। ठीक है, अपने जूनियर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन को हमेशा स्पष्ट निर्देश दें और काम के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैनेजमेंट आपसे ही क्वेश्चन करेगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, 2 हो गए। तीसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइट पर अचानक कोई बड़ी समस्या आने पर घबराने के बजाय शांत रहकर लॉजिकल और सुरक्षित समाधान ढूंढें। ठीक है, वहाँ पे घबराना नहीं है आपको और कूल माइंड से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों ये फील्ड ऐसी है कि इसमें अपडेट्स होते रहते हैं। एक प्रोफेशनल इंजीनियर को कंटिन्यूसली लर्निंग करना ही है। उसको कभी ये नहीं आना चाहिए उसका एटीट्यूड कि मैं तो सब समझ गया। दोस्तों ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए नई तकनीकों जैसे ऑटोमेशंस और जो नई नई टेक्नोलॉजी की इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे VFD हुआ और PLC हुआ, ऑटोमेशन हुआ, प्रोफिबस, ये सब सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें ये रहता है लॉयल्टी। दोस्तों आपको अपने काम के प्रति पूरा लॉयल रहना है। ठीक है, तो ही आप इस फील्ड में सक्सेस रहेंगे। नंबर 6 पे आता है, ये भी एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, एनर्जी सेविंग। दोस्तों किसी भी कंपनी में आप अगर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप गए हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे क्या एनर्जी चल रही थी, उसके बाद अगर आप एनर्जी सेविंग करके आप कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने इतना एनर्जी सेविंग किया है और इतना प्रॉफिट किया है, तो आपकी ग्रोथ ऑफिशियली होनी ही है। तो इसको एनर्जी सेविंग करेंगे कैसे? एनर्जी ऑडिटिंग। अपनी कंपनी या साइट पर बिजली की बर्बादी वाली जगहों को पहचानें और ऊर्जा के उपाय लागू करें। ठीक है, तो नंबर ये हो गया एनर्जी ऑडिटिंग। नंबर 2, पावर फैक्टर हमेशा मॉनिटरिंग करना है और आपको पावर फैक्टर यूनिटी मेंटेन करके रखना है। पावर फैक्टर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, बिजली बिल के जुर्माने से बचने के लिए APFC पैनल्स का सही रखरखाव और पावर फैक्टर को 0.99 मेंटेन करके रखें। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये इस टाइम चल रहा है सोलर। ठीक है, सोलर का ट्रेंड चल रहा है और सोलर चलना भी चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी सेविंग होती रहे। आप सोलर कंपनी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी सेविंग हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें बता के आप लोग कंपनी को और अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका अप्रेजल अच्छा हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है स्मार्ट ग्रिड और IoT। स्मार्ट ग्रिड एंड IoT, बिजली की खपत पर नज़र रखने के लिए मॉडर्न ऑटोमेशन और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आधारित स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका इको फ्रेंडली, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इको फ्रेंडली डिस्पोजल। पुराने ट्रांसफार्मर, ऑयल, बैटरी, ई कचरे को पर्यावरण को नुकसान से बचाएं, बिना सही और कानूनी तरीके से डिस्पोज्ड नष्ट मत करें। ठीक है, जो लीगली है वैसे ही काम करें, इलीगल काम ना करें। दोस्तों ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। मैं वीडियो में अपने चैनल पे प्रैक्टिकल वीडियो भी जानता हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़ें और एक एक चीज़ लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रांड हमारे चैनल का नाम है, इस चैनल से जुड़ें और सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।